आपको, जहां दीनदयाल उपाध्याय जी के पुण्यतिथि पर मोदी जी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। हर किसी से उनके आत्मीय संबंध थे। उन्होंने अपनी पॉलिटिकल डायरी लिखी थी, जिसमें नेहरू जी की सरकार की सुरक्षा के संबंध में, खाद्य नीतियों के संबंध में, कृषि नीति के संबंध में खुल करके तथ्यपरक आलोचना की थी। बहुत ही क्रिटिसाइज किया था। लेकिन जब उन्होंने अपनी इस डायरी को प्रकाशित किया पुस्तक के रूप में, तो इसका प्राकथन उन्होंने कांग्रेस नेता और यूपी के मुख्यमंत्री रहे श्रीमान संपूर्णानंद जी से ही लिखवाया। संपूर्णानंद जी ने अपनी टिप्पणी में एक बहुत ही प्रभावी लाइन लिखी है। उन्होंने लिखा है, ये पुस्तक फ्यूचर रीडर्स के लिए एक साइकोलॉजिकल ग्लो है। आज दुनिया देख रही है कि इस महापुरुष के विचारों का ये ग्लो कैसे पूरे भारत में अपनी चमक बिखेर रहा है। साथियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, स्वदेशो भुवनम त्रयम, स्वदेशो भुवनम त्रयम, अर्थात अपना देश ही हमारे लिए सब कुछ है, तीनों लोकों के बराबर है। जब हमारा देश समर्थ होगा तभी तो हम दुनिया की सेवा कर पाएंगे, एकात्म मानव दर्शन को सार्थक कर पाएंगे। दीनदयाल उपाध्याय जी भी यही कहते थे। उन्होंने एक स्थान पर लिखा था, एक सबल राष्ट्र ही विश्व को योगदान दे सकता है। यही संकल्प आज आत्मनिर्भर भारत की मूल अवधारणा है। इसी आदर्श को लेकर ही देश आत्मनिर्भरता के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। कोरोना काल में देश ने अंत्योदय की भावना को सामने रखा और अंतिम पायदान पर खड़े हर गरीब की चिंता की। आत्मनिर्भरता की शक्ति से देश ने एकात्म मानव दर्शन को भी सिद्ध किया, पूरी दुनिया को दवाएं पहुंचाई और आज दुनिया को वैक्सीन भी पहुंचा रहा है। साथियों, देश की एकता अखंडता के लिए भी आत्मनिर्भरता की जरूरत पर दीनदयाल जी ने विशेष जोर दिया था। 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत को विदेशों से हथियार के लिए निर्भर रहना पड़ता था और दीनदयाल जी ने कहा था कि हमें सिर्फ अनाज में ही नहीं बल्कि हथियार और विचार के क्षेत्र में भी भारत को आत्मनिर्भर बनाना होगा। उनके इस विजन को पूरा करने के लिए भारत आगे बढ़ रहा है। आज भारत में डिफेंस कॉरिडोर बन रहे हैं, स्वदेशी हथियार बन रहे हैं और तेजस जैसे फाइटर जेट्स भी हवा में उड़ान भर रहे हैं। हथियार के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से अगर भारत की ताकत और भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, तो विचार की आत्मनिर्भरता से भारत आज दुनिया के कई क्षेत्रों में नेतृत्व दे रहा है। आज भारत की विदेश नीति दबाव और प्रभाव से मुक्त होकर राष्ट्र प्रथम के नियम से चल रही है। नेशन फर्स्ट, प्रकृति के साथ सामंजस्य का दर्शन दीनदयाल जी ने हमें दिया था। भारत आज
इंटरनेशनल सोलर अलायंस का नेतृत्व करके दुनिया को वही राह दिखा रहा है। साथियों, दीनदयाल उपाध्याय जी ने दुनिया की किसी भी सोच के प्रभाव में अपने विचारों को नहीं गढ़ा था। इसलिए उनके विचारों में एक मौलिकता थी। भारत की भावना, भारत का मानस, भारत के मूल्य, वेद से विवेकानंद तक की भारत की चिंतन यात्रा, ये सारी बातें दीनदयाल जी के चिंतन में झलकती थी। इसलिए वो एक ऐसी अर्थव्यवस्था की बात करते थे जिसमें पूरा भारत शामिल हो, जिसमें पूरे भारत की विविधता झलके। लोकल इकोनॉमी पर विजन इस बात का प्रमाण है कि उस दौर में भी उनकी सोच कितनी प्रैक्टिकल और व्यापक थी। आज वोकल फॉर लोकल के मंत्र से देश इसी विजन को साकार कर रहा है। आज आत्मनिर्भर भारत अभियान देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर और मध्यम वर्ग के भविष्य का निर्माण का एक माध्यम बन रहा है। आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति का भी जीवन स्तर कैसे सुधरे, ईज ऑफ लिविंग कैसे बढ़े, इसके प्रयास आज सिद्ध होते दिख रहे हैं। उज्ज्वला योजना, जनधन खाते, किसान सम्मान निधि, हर घर में शौचालय, हर गरीब को मकान। आज देश एक एक कदम आगे बढ़ते हुए इसको सिद्ध करता हुआ गौरव के साथ विकास की राह पर चल पड़ा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में हो रहा बड़ा बदलाव भी सामान्य मानवीय के जीवन को सरल बनाएगा, देश को एक नई भव्य और आधुनिक पहचान देगा। साथियों, आज जब देश में इतने सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं, पूरी दुनिया में भारत का कद बढ़ रहा है, तो कौन भारतीय होगा, कौन इस मां का लाल होगा जिसको गौरव न होता हो, उसका सीना चौड़ा ना होता हो, उसका माथा ऊंचा ना होता हो। आज विश्व भर में फैला हुआ भारतीय समुदाय जिस गर्व के साथ जी रहा है, उसका कारण भारत में हो रही गतिविधि है। हमें गर्व होता है कि हम अपने महापुरुषों के सपनों को पूरा कर रहे हैं। हमें गर्व है कि हमारी विचारधारा देशभक्ति को ही अपना सब कुछ मानती है। हमारी विचारधारा देशभक्ति से शुरू होती है, हमारी विचारधारा देशभक्ति से प्रेरित होती है, हमारी विचारधारा देश हित के लिए होती है। हम उसी विचारधारा में पले हैं जो विचारधारा राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट की बात करती है। ये हमारी विचारधारा है कि हमें राजनीति का पाठ राष्ट्र नीति की भाषा में पढ़ाया जाता है। हमारी राजनीति में भी राष्ट्र नीति सर्वोपरि है। हमें राजनीति और राष्ट्र नीति में से एक स्वीकार करना होगा, तो हमें संस्कार मिले हैं राष्ट्र नीति को स्वीकार करना, राजनीति को नंबर 2 पे रखना। हमें गर्व है कि हमारी विचारधारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करती है, उस मंत्र को जीती है। आप देखिए, हमारी पार्टी ने अपनी सरकारों में ऐसी कितनी ही उपलब्धियां हासिल की हैं जिन पर आपको गर्व होगा,
आने वाली पीढ़ियों को गर्व होगा। जो निर्णय देश में बहुत कठिन माने जाते थे, राजनीतिक रूप से मुश्किल माने जाते थे, हमने वो निर्णय लिए और सबको साथ लेकर लिए। उदाहरण के तौर पर देश में नए जनजाति कार्य मंत्रालय का गठन। जनजाति समुदाय को हमारे आने के बाद थोड़ा था, पहले भी था, लेकिन उस मंत्रालय का, अलग मंत्रालय का गठन भाजपा की ही सरकार में हुआ है। ये भाजपा का सरकार की ही देन है कि पिछड़ा आयोग भी उसको संवैधानिक दर्जा मिल सका, संवैधानिक स्टेटस हमारे यहां मिल सका। और ये भाजपा की ही सरकार है जिसने सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को भी आरक्षण देने का काम किया है। और आप देखिए, देश में जब भी ऐसे कोई काम हुए हैं, तनाव पैदा हुआ है, संघर्ष हुआ है, समाज बढ़ गया है, उसी काम को हमने मेल जोल प्यार के वातावरण में किया है, क्योंकि राष्ट्र नीति सर्वोपरि है, राजनीति एक व्यवस्था है। राज्यों का विभाजन देख लीजिए। राज्यों का विभाजन जैसा काम राजनीति में कितने रिस्क का काम समझा जाता था, इसके उदाहरण भी है। अगर कोई नया राज्य बना तो देश में कैसे हालत बन जाते थे, लेकिन जब भाजपा की सरकार ने 3 नए राज्य बनाए तो हर कोई हमारे तौर तरीकों में दीनदयाल जी के संस्कारों का प्रभाव स्पष्ट देख सकता। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड का निर्माण हुआ, झारखंड बिहार से बनाया गया और छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग आकार दिया गया। लेकिन उस समय हर राज्य में उत्सव का माहौल था, न कोई शिकायत थी, न कोई गीला शिकवा था, आनंद ही आनंद था, दोनों तरफ आनंद था। हमारी सरकार ने लद्दाख, करगिल को अलग केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया है और वहां भी उत्सव का ही वातावरण है। इसी तरह जम्मू कश्मीर और वहां के लोगों की आकांक्षाओं को भी हम पूरी तरह साकार करने में पर जुटे हैं। उसी प्रकार से सेलवासा और दमन दमन अलग थे, हमने उसको जोड़ दिया, दोनों तरफ आनंद है। अगर उनकी नई रचना की तो भी आनंद है और सम्मिलित किया तो भी आनंद है, क्योंकि हमारी प्रेरणा राष्ट्र नीति है। राजनीतिक स्वार्थ के लिए हम निर्णय नहीं करते हैं और इसका असर जन सामान्य के मन पर होता है। साथियों, हम राजनीति में सर्वसम्मति को महत्व देते हैं। हम सहमति के प्रयास को करते करते सर्वसम्मति तक जाना चाहते हैं। दीनदयाल जी कभी भी राजनीतिक अस्पृश्यता में विश्वास नहीं रखते थे। और आपको याद होगा, जब मैं 2014 में आया तो मुझे सदन में एक बार बोलने का मौका मिला। तब मैंने सदन में कहा था और बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहा था और बड़े कन्विक्शन के साथ कहा था। जो इस कन्विक्शन को हम लोग जीते हैं, हमें संस्कार में मिले हैं। और मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि बहुमत से सरकार चलती है, बहुमत से सरकार तो चलती है, लेकिन देश तो सहमति से चलता है, सर्वसम्मति से चलता है। और हम सिर्फ सरकार चलाने नहीं आए हैं, हम तो देश को आगे ले जाने के लिए आए। हमारे राजनीतिक दल हो सकते हैं, हमारे विचार अलग अलग हो सकते हैं, हम चुनाव में पूरी शक्ति से एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने राजनीतिक विरोधी का सम्मान न करें। आपने देखा होगा, प्रणब मुखर्जी साहब, हमें भारत रत्न देने में गर्व हुआ।
वे कोई हमारी पार्टी के नहीं थे, हमारे आलोचक थे। अभी आसाम में तरुण गोगोई जी, नागालैंड में एमसी जमीर जी, ये सारे हमारे राजनीतिक विचार थे, हमारे राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं था, न ही हमारी पार्टी का हिस्सा थे, न हमारे गठबंधन का हिस्सा थे। लेकिन राष्ट्र के प्रति उनके योगदान का सम्मान करना हमारा कर्तव्य। हमने पद्मश्री दिया, पद्म भूषण दिया। राजनीतिक अस्पृश्यता का विचार हमारा संस्कार नहीं है। आज देश भी इस विचार को, अस्पृश्यता के विचार को अब देश अस्वीकार कर चुका है। हां, ये बात जरूर है कि हमारी पार्टी में वंशवाद को नहीं, कार्यकर्ता को महत्व दिया जाता है। इसलिए आज देश हमसे जुड़ रहा है और हमारे कार्यकर्ता भी हर देशवासी को अपना परिवार मानते हैं। कहीं कोई आपदा आती है तो हमारे करोड़ों कार्यकर्ता अपना सब कुछ छोड़कर वहां पहुंच जाते हैं। कोरोना जैसा इतना बड़ा संकट आया, दुनिया में हर कोई अपने जीवन के लिए डरा हुआ था, लेकिन हमारे करोड़ों कार्यकर्ताओं ने अपना दायित्व समझकर दिन रात एक कर दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया था कि सरकार के साथ साथ वो भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। हर कार्यकर्ता ने सेवा के संकल्प को राष्ट्रव्यापी मिशन बना दिया था और मैं पार्टी का आभारी हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आभारी हूं कि मुझे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश भर के कार्यकर्ताओं के साथ इस कोरोना कालखंड में उन्होंने जो सेवा कार्य किए उसका वृत्त सुनने का अवसर मिला था। हमारे कार्यकर्ताओं ने कैसे कैसे संकटों को, रिस्क को उठाया था और कितने जी जान से उन्होंने गरीबों की सेवा की थी। किसी गरीब के घर में चूल्हा न जले, कोई गरीब रात को भूखा न सोए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का गांव-गांव में कार्यकर्ता दिन रात लगा रहा था। मैं देख रहा था कि जब हमारे श्रमिक बंधु अफवाहों के चलते, भय के चलते और कुछ लोगों की राजनीतिक इरादों के चलते जब शहरों को छोड़ करके, रोजी रोटी छोड़ करके गांव की ओर चल पड़े थे, तब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राह पर खड़े रह करके उनको जूते तक देने की चिंता करते थे, उनकी दवाई की चिंता करते थे, उनके पानी की। ये सारा वृत्त मैं सुन रहा था, मेरे मन को छू रहा था और कार्यकर्ताओं के इस परिश्रम से मुझे भी काम करने की प्रेरणा मिलती थी। इस अभियान में किसी ने वोट बैंक की चिंता नहीं की। ये नहीं सोचा कि किसका वोट हमें मिलता, किसका नहीं मिलता। साथियों, हमारी पार्टी, हमारी सरकार आज महात्मा गांधी के उन सिद्धांतों पर चल रही है जो हमें प्रेम और करुणा के पाठ पढ़ाते हैं। हमने बापू की 150वीं जन्म जयंती भी बनाई और उनके आदर्शों को अपनी राजनीति में, अपने जीवन में भी उतारा। हमारी सरकार ने हमारे महापुरुषों को भी राजनीतिक समीकरण के चश्मे से कभी नहीं देखा। जिन स्वाधीनता सेनानियों की उपेक्षा होती रही, उन्हें हमने सम्मान दिया। ये हमारी ही सरकार है जिसने नेताजी को वो सम्मान दिया जिसके वो हकदार थे। उनसे जुड़ी हुई फाइल्स को खोला, लाल किले पर झंडा फहराने का काम नेताजी की स्मृति में करना शायद किसी और शासन में कोई सोच नहीं सकता था। अंडमान निकोबार में नेताजी को याद कर करके उस द्वीप समूह में एक का नाम नेताजी के नाम से कर देना शायद किसी और सरकार में कोई सोच नहीं सकता। सरदार पटेल की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाकर हमने उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन किया है। देश की एकता के मंत्र को आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा के रूप में उस जगह से चेतना मिलती रहे, उस रूप में उस परिसर को खड़ा किया गया है। और मैं तो मेरे सभी सांसदों को चाहूंगा
कि कभी न कभी अपने कार्यकर्ताओं की टोली बना करके जरूर उस स्थान पर जाइए, कम से कम एक रात वहां बिताइए। और दूसरा, मैं हमारे सभी सांसदों से आग्रह करूंगा, जब भी मौका मिले अपने कार्यकर्ता और अपने साथियों के साथ काशी जाकर के, काशी के निकट में ही जहां पंडित दीनदयाल जी ने अपना अंतिम सांस लिया था, जहां एक स्मारक उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया है, देखने जैसा स्मारक बनाया है, दीनदयाल जी की भव्य प्रतिमा वहां रखी है। वो इतना बढ़िया परिसर बना है, हम लोगों के लिए बड़ा एजुकेटिव है। आप जरूर कभी, काशी से कोई ज्यादा दूर नहीं है, बाय रोड आप चले जा सकते हैं और वहां एक बार हो आइए। हमारे लिए सारे तीर्थ क्षेत्र हैं और हम लोगों ने कभी न कभी मौका लेकर के वहां जाना चाहिए। आप देखिए, जिस जगह पे हम बैठे हैं, बाबा साहब आंबेडकर की स्मृति में बना हुआ है भवन, क्या कोई और सरकार बनाती क्या? ये हमारे संस्कार हैं जो हमें इस काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। बाबा साहब आंबेडकर को भी भारत रत्न तब मिला जब बीजेपी के समर्थन से सरकार बनी थी। इन कार्यों का भाजपा को, हम सभी को बहुत गर्व है। साथियों, अगले महीनों में 5 राज्यों में चुनाव भी आने वाला है। हम सभी कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में अपनी सकारात्मक सोच और परिश्रम के आधार पर जनता के बीच में जाना है। जनता इन 6 सालों में हमारी नीतियों को भी देख चुकी है और सबसे बड़ी ताकत हमारी जो है, देश ने हमारी नीयत को भी देखा है, परखा है और पुरस्कार